बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ असेसमेंट के कुछ एमसीक्यूज़। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय इनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। स्टार्ट लेते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यूज इज नर्स सलमा न्यू दैट गुलहान हैज़ जस्ट अंडरगोन एन ऑपरेशन। यहाँ पे बताया गया है कि एक नर्स है हमारे साथ जिसका नाम क्या है, सलमा है, और उसके पेशेंट का नाम है गुलहान। ऑपरेशन विद एन इंसिजन नियर द डायफ्राम, और उसे पता है कि मेरे जो पेशेंट है उसने अभी एक सर्जरी उसकी हो गई है, ऑपरेशन हो गई है, ठीक है। शी न्यू दैट दिस विल कंट्रीब्यूट टू सम कॉम्प्लिकेशन लेटर ऑन, और उसे ये भी मालूम है कि ये जो ऑपरेशन हो गया है तो ये क्या होगी, इसके लिए बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकती है, पैदा कर सकती है। लेकिन दिन उसने फिर भी वही डायग्नोसिस किया, तो वो उसने क्यों किया, और उस डायग्नोसिस को हम कौन से टाइप ऑफ डायग्नोसिस कह सकते हैं। तो हमारे साथ डायग्नोसिस के कुछ टाइप्स है। कुछ है एक्चुअल डायग्नोसिस, यानी जो पेशेंट खुद अपने डिजीज़ के साथ आया है तो उसको हम एक्चुअल डायग्नोसिस कहते हैं। पॉसिबल, यानी हम खुद से कुछ अपने जहन में क्या कर देते हैं, कुछ डायग्नोसिस बनाते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ऐसी ये डिजीज़ हो, ठीक है। प्रोबेबल भी इसी तरह से एक टाइप ऑफ डायग्नोसिस है। एंड रिस्क डायग्नोसिस में ऐसा होता है कि हमें मालूम होता है कि लेटर लाइफ में पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, लेकिन अभी ये सर्जरी बहुत ज़रूरी है, ये डायग्नोस करना ज़रूरी है, ये ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, तो इस वजह से हम वो ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इस टाइप ऑफ डायग्नोसिस को हम कहते हैं रिस्क टाइप ऑफ डायग्नोसिस या रिस्क डायग्नोसिस। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है कि द सेकंड क्वेश्चन इज असेसिंग द क्लाइंट चेस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्लाइंट है हमारे साथ, एक क्लाइंट आई है और उसका चेस्ट हम असेस कर रहे हैं, ठीक है, असेसमेंट ऑफ चेस्ट कर रहे हैं। द पोजीशन बेस्ट शो चेस्ट एक्सपेंशन, तो कौन सा पोजीशन ऐसा है जो कि हमें बेस्ट असेसमेंट ऑफ चेस्ट दिखाई देती, ठीक है, ताकि चेस्ट जो है ना वो एक्सपेंड रहे और हम बेस्ट तरीके से असेसमेंट करें। तो वो कौन सा बेस्ट तरीका है, कौन सा बेस्ट पोजीशन है। तो उसमें हमारे साथ पोजीशन क्या आता है, उसमें हमारे साथ जो पोजीशन आता है तो वो क्या है, वो है सिटिंग पोजीशन, ठीक है। सिटिंग पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है जो कि पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होता है ड्यूरिंग चेस्ट असेसमेंट। एंड दूसरा ये कि ये हमारे साथ चेस्ट को एक्सपेंड भी कर रहा है और पेशेंट जो है ना वो मूव भी कर रहा है। व्हेन शुड द क्लाइंट टेस्ट हिज ब्लड शुगर लेवल फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी, कब पेशेंट अपना ब्लड शुगर को ग्रेट रिजल्ट लाने के लिए वो कब टेस्ट करवा सकते हैं। मतलब एक शुगर का मरीज है हमारे साथ और वो हो ब्लड शुगर टेस्ट करना चाहता है, ठीक है, अपने शुगर को टेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए एक्यूरेट टाइम कौन सा हो सकता है, यानी सही टाइम उसके टेस्ट के लिए कौन सा हो सकता है। तो बेस्ट टाइम कौन सा है, बिफोर मील जब वो ब्लड शुगर टेस्ट करे तो उसे करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट पता चलेगा कि उसका शुगर लेवल अब कितना है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पल्पेटिंग द क्लाइंट ब्रेस्ट, अगर हम किसी क्लाइंट का ब्रेस्ट जो है ना वो पल्पेट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका असेसमेंट हम करते हैं। तो असेसमेंट टेक्निक में क्या है, हमने पल्पेशन करना है ब्रेस्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट, तो कौन सा पोजीशन पेशेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है, टू एज्यूम बिफोर एंड स्टार्ट ऑफ द प्रोसीजर, ताकि जो प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया है और जो प्रोसीजर जो है ना वो एज्यूम है यानी शुरू है या स्टार्ट किया है, तो उसके लिए कौन सा पोजीशन जो है ना वो बेस्ट है ताकि उसका जो बेस्ट असेसमेंट है या पल्पेशन है वो सही तरीके से हो सके। तो द बेस्ट पोजीशन इज सुपाइन पोजीशन, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है कि बेस्ट पोजीशन कौन सा है, सुपाइन पोजीशन है। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि सुपाइन पोजीशन कौन सा पोजीशन है तो ये आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के साथ डायग्राम शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन द बेस्ट टाइम टू कलेक्ट यूरिन स्पेसिमेन
ठीक है। यूरिन जो है ना वो हम किस टाइम कलेक्ट कर सकते हैं ताकि यूरिन टेस्ट कर ले या यूरिन एनालिसिस कर ले या कल्चर ऑफ यूरिन जो है ना वो क्या करे, वो जल्दी से हमें पता चले कि उसका जो टेस्ट है वो कैसा है। तो इसका बेस्ट टाइम कौन सा है यूरिन को टेस्ट करने के लिए, यूरिन कलेक्ट करने के लिए, टेस्ट के लिए, यूरिन को कलेक्ट करने के लिए? तो बेस्ट टाइम हमारे साथ कौन सा है? अर्ली मॉर्निंग टाइम है, क्योंकि वो प्योर यूरिन होते हैं, उसमें वाटर वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते, हमारी बॉडी की जितनी भी सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है वो अपने मकदार में सही तरीके से अर्ली मॉर्निंग टाइम पे यूरिन में शामिल होते हैं। तो इस टाइम हमें बेस्ट यूरिन जो है ना वो मिल जाता है और हम उससे सही तरीके से टेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है कि मेजर द लेग सरकमपेरेंस। अब हम लेग के सरकमपेरेंस को मालूम करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से, किस पोजीशन में सही तरीके से एडीमा को, बाइफिडल एडीमा यानी दोनों लेग के एडीमा को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कि वो कितने स्वेल हो गए हैं कि नहीं। तो कौन सी पोजीशन उसके लिए हम यूज़ करेंगे? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। कौन सा पोजीशन हम यूज़ करेंगे बाइफिडल एडीमा को मालूम करने के लिए? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पल्पेटिंग द क्लाइंट एब्डोमेन। अगर हम किसी पेशेंट का एब्डोमेन पल्पेट करना चाहते हैं, ठीक है, उसका एब्डोमेन पल्पेट करना चाहते हैं तो क्या करना है? उसके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सा है ताकि क्लाइंट भी क्या रहे, कंफर्टेबल रहे और जो असेसमेंट वाला बंदा है वो भी कंफर्टेबल हो। तो बेस्ट पोजीशन उसके लिए है सुपाइन पोजीशन। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि सुपाइन पोजीशन इज बेस्ट पोजीशन फॉर व्हाट? फॉर पल्पेटिंग द abdomen या for assessing the abdomen। ठीक है। The next question is when palpating the client neck। अगर हम नेक में कोई लिम्फोडेनोपैथी यानी लिम्फ नोड्स के कोई अगर डिजीज़ वगैरह है उसको मालूम करना चाहते हैं, उसको पल्पेट करना चाहते हैं, where should the nurse position himself। तो जो नर्स है उसका पोजीशन कौन सा होगा, कहाँ पे? नर्स खड़ा होगा या खड़ी होगी ताकि जो पेशेंट है उसका सही तरीके से लिम्फोडेनोपैथी को मालूम करे, ठीक है, पल्पेट कर सके। तो पेशेंट जो नर्स है उसका पोजीशन क्या होगा? एट द क्लाइंट बैक साइड ऑफ द क्लाइंट पे वो खड़ी होगी और उसका जो लिम्फोडेनोपैथी है उसको मालूम करेगी। ठीक है। Which of the following is the best position for the client to assume if the back is to be examined by the नर्स? अगर एक पेशेंट हमारे साथ आया है और उसका बैक साइड हम एग्जामाइन करना चाहते हैं यानी उसका एग्जामिनेशन लेना चाहते हैं बैक साइड का, तो जो क्लाइंट है उसका बेस्ट पोजीशन कौन सा होना चाहिए? ठीक है, तो उसका बेस्ट पोजीशन क्या है कि क्लाइंट जो है ना वो खड़ा हो जाए, स्टैंड पोजीशन में हो, तो नर्स जो है ना वो जल्दी से उसका एग्जामिनेशन कर सकती है बैक साइड का। ठीक है। रेक्टल एग्जामिनेशन अगर कोई करना चाहता है तो रेक्टल एग्जामिनेशन इज डन विद द क्लाइंट इन व्हाट पोजीशन? कौन सी पोजीशन पे रेक्टल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं? तो इसके लिए एक कॉमन ही पोजीशन है सेम्स पोजीशन है, ये आप लोग सर्च कर सकते हैं। सेम पोजीशन जो है ना ये उल्टा साइड वाला पोजीशन है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, इसका डायग्राम आप लोग के साथ आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन क्लीनिंग द थर्मामीटर, अगर हम थर्मामीटर को आफ्टर यूज़ मतलब यूज़ करने के बाद क्लीन करना चाहते हैं तो द डायरेक्शन ऑफ द क्लीनिंग टू फॉलो मेडिकल एसेप्सिस। तो अगर हम मेडिकल एसेप्सिस को फॉलो करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम क्लीन करें उस थर्मामीटर को, तो उसके लिए मेडिकल एसेप्सिस क्या है कि उसका जो बल्ब, उसका जो स्टेम है वहाँ से लेकर बल्ब तक सारा को साफ करना है, सारे को क्लीन करना है। ठीक है, बल्ब स्टेम से लेकर बल्ब तक। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। Among the following statement, which should be give द हाइएस्ट प्रियोरिटी। एक कुछ डिजीज़ हमारे साथ आए हैं, कुछ पेशेंट्स है जिसका सारों का एक मसला है, तो उसमें से कौन सा पेशेंट जो है ना वो हम पहली प्रियोरिटी पे रखेंगे? तो फर्स्ट पेशेंट क्या है कि क्लाइंट इन एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीमली पेनिंग हो रही है क्लाइंट को। ठीक है, क्लाइंट ब्लड प्रेशर इज 60/40, क्लाइंट का ब्लड प्रेशर जो है ना वो कम हो गया है, 60/40 हो गया है। एंड क्लाइंट टेम्परेचर जो है ना वो क्या हो गई है? 40 डिग्री हो गई है, यानी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई है।
अब हमारे साथ जो क्लाइंट है वो उसको साइनोटिक है, यानी वो साइनोटिक में चला गया है, यानी वो सारा ब्लश हो गया है, उसको ऑक्सीजन की कमी आई है। तो कौन से के लिए तो कौन सा पेशेंट हम हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे? तो ये पेशेंट हम हाईएस्ट प्रायोरिटी पे इसलिए रखेंगे क्योंकि इसको मरने की चांसेस है, क्योंकि ये साइनोटिक हो गया है, यानी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव डेटा? अब ऑब्जेक्टिव डेटा इसमें से कौन सा है? ऑब्जेक्टिव डेटा कौन से को हम कहते हैं? वो डेटा जो कि जो डॉक्टर होता है या जो फिजिशियन होता है या जो एग्जामिनेशन वाला होता है वो खुद मालूम करे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, वो खुद ऑब्जर्व करे तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। और सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होती है जो कि क्लाइंट हमें खुद बताए कि मुझे ये मसला है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि डिजीनेस चक्कर आने के कहते हैं, वो हमें क्लाइंट बताएगा कि मुझे चक्कर आ रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, हमें पेन का डायरेक्ट पता नहीं चलता, पेशेंट खुद बताता है। एंड एंजाइटी के बारे में भी पेशेंट खुद बताता है कि मुझे एंजाइटी, टेंशन वगैरह हो रही है, परेशानी है कोई, तो वो भी पेशेंट खुद बताता है। लेकिन ये जो ब्लू नेल्स है, तो ब्लू नेल्स हम देख सकते हैं, उसके हाथों को देखेंगे तो उसका ब्लू नेल्स हमें नज़र आएगा, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। What can you expect from Zishan who is currently at the onset stage of the fever? यह हमें बताया गया है कि ज़िशान हमारे साथ एक पेशेंट है, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अगर वो अर्ली स्टेज पे है, यानी ऑनसेट स्टेज ऑफ द फीवर पे है, तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे साथ कुछ क्या है ऑप्शंस है कि हॉट फ्लश आ सकते हैं, हॉट होगा या फ्लश स्किन होगा, ठीक है, यानी पसीना वगैरह होगा, या इंक्रीज थर्स्ट होगा, उसे थर्स्ट ज़्यादा लगेगा, या कन्वोल्यूशन होगा, या लास्ट वन क्या है कि फेल, उसका जो कलर है वो फेल होगा, या कोल्ड स्किन होगा, और उसका जो स्किन है वो कोल्ड है, क्योंकि अनसेट पोजीशन यानी अनसेट स्टेज पे है। तो अनसेट स्टेज में जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं तो वो हमारे साथ कौन से स्टेजेस होते हैं? फेल एंड कोल्ड स्किन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द क्लाइंट इज फीमेल, अगर क्लाइंट जो है ना वो हमारे साथ एक फीमेल है, ठीक है, एंड द डॉक्टर इज मेल, और डॉक्टर जो है ना वो मेल है, और पेशेंट का कौन सा एग्जामिनेशन चल रहा है? सर्विकल और वेजाइनल एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्यों एक नर्स अटेंडेंस को बुलाते हैं और उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एक नर्स अटेंडेंस, फीमेल नर्स अटेंडेंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि इस पेशेंट को अटेंड करे, ताकि इसका जो फर्दर एग्जामिनेशन है वो एक नर्स फीमेल करे। The first one is to ensure that the doctor perform to procedure safely, ताकि जो डॉक्टर है वो प्रोसीजर को क्या करे? सेफली परफॉर्म कर सके, क्योंकि उसके साथ अटेंडेंस भी होगी, तो नहीं, ये भी नहीं है। टू असिस्ट डॉक्टर, ताकि डॉक्टर को असिस्ट करे, टू असिस्ट द क्लाइंट, ताकि क्लाइंट को असिस्ट करे कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा आ रहा है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। टू इंश्योर दैट द प्रोसीजर इज डन इन एथिकल मैनर्स, तो द बेस्ट आंसर हमारे साथ क्या है? बेस्ट आंसर जो है ना वो है टू इंश्योर दैट, ताकि जो एग्जामिनेशन हो रही है, ताकि जो प्रोसीजर हो रहा है वो एथिकल मैनर से हो जाए, क्योंकि फीमेल क्या है? फीमेल का मसला है, फीमेल क्लाइंट है, तो फीमेल नर्स भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से एथिकल मैनर्स की वजह से हम क्या करते हैं? एक नर्स, फीमेल नर्स को बुलाते हैं ताकि पेशेंट को अटेंड करे। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक जो हमने पढ़ा, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।